बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका खादम इब्न हसन आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपके साथ शरीके गुफ्तगू है। जैसा कि आपने इस वीडियो के अनवान में देखा, वो मैंने लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान बंदूक पकड़ के सारी रात जाग के ऐवान सदर में गुजारता है। तो आइए आज चलते हैं, ऐवान सदर का चक्कर एक लगा के आते हैं। देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तान के सदर जो रियासत के हेड हैं, सरबराह हैं, सदर आरिफ अलवी साहिब, वो वहाँ कौन सी साजिशें कर रहे हैं बकौर राना सनाउल्लाह, ये मेरा बड़ा भाई, और किस हाल में हैं। मेरी तो इतनी औकात बसात नहीं कि मैं किसी पटवारी के घर तक भी सही हासिल कर सकूं या किसी कांस्टेबल के। वो जो मैंने कहा कि वहाँ चक्कर लगाते हैं, वहाँ की आज ज़रा सैरो तफरीह करते हैं, तो वो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ के हालातों वाक़यात जानने की कोशिश करते हैं। और वहाँ गुजरने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि मुझे तो कभी भी इस बात में शक की गुंजाइश ही नहीं, मेरे फ़िक्र में, मेरे अमल में, मेरे ख्यालात में, मेरी सोच में, कि पाकिस्तान एक ना ये वोट से बना, ना ये किसी और तहरीक के नतीजे में बना। ये एक गैरिजन स्टेट है जिसे साम्राज्य ने अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरतों के तहत बनाया था, और आज तक ये वही अपना किरदार अदा करता आ रहा है। मुझे इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान पे तमाम इख्तियार पे एक ताकतवर गिरोह काबिज़ है, जो अपने मफादात के लिए कभी कोई अपनी बी टीम को शामिल कर लेता है और कभी खुद बराह रास्त हम पे निगरानी करता है। जी हाँ, तो उसी के नाजायज़ कब्ज़ा, उसी के नाजायज़ जुल्म और सितम की बिना पे यहाँ बहुत से और अवामल हैं। मशरक़ी पाकिस्तान या पाकिस्तान इस्लाम का किला दो लख्त होने के वहाँ बदेही हकीकत और सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो ताकतवर गिरोह है उसके जुल्म और सितम, उसकी नाइंसाफ़ी, उसका मुतशद्दिद रवैया, उसका गासबाना रवैया था, जिसने मेरे वजूद पाकिस्तान को दो लख्त किया। उसके बाद भी इनको सुकून ना आया तो इन्होंने अपने तशद्दुद, जबर, जुल्म, कत्लो गारतगरी का बाजार बलूचिस्तान में गर्म रखा। वो बलूचिस्तान में गर्म रखने की वजह एक यह है कि बलूचिस्तान की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, और भी जो कोई मुल्क या सूबा इस तरह का होगा और हमारे जैसे हुक्मरान वहाँ होंगे, वहाँ कभी अमन सुकून नहीं आ सकेगा। उसकी वजह अफ़गानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, अफ्रीका के वो ममालिक यहाँ से हीरे, सोना और वो रेयर अर्थ मेटल निकलते हैं, वहाँ भी कभी ना सुकून आया है, ना सुकून आ सकेगा, क्योंकि यहाँ आलमी लुटेरा वहाँ लूटमार करता है, वहीं मकामी लुटेरे भी उस लूटमार में अपना हिस्सा लेते हैं। लिहाजा कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे खिते में अमन हो, सुकून हो। तो खैर, हमारा तो इरादा था कसरे सदारत में घुसने का ऐवान सदर में। हम कहाँ बलूचिस्तान के संगलाख, अफ़गानिस्तान के बेआबोगया पहाड़ों और अफ्रीका के लकोदक सहराओं में घूमने चले गए। वो तो पहले ही कीनिया मेरा छोटा भाई अरशद शरीफ शहीद को निकल चुका है।
तो हम अब कोशिश करते हैं कसरे सदारत में घुसने की, ईवान सदर में। यहाँ हमारे मोहतरम आरिफ अलवी साहब विराजमान हैं। तो जो आपने अनुमान देखा, आइए माजी में चलते हैं। सन 2008 वहाँ ईवान सदर में तशरीफ़ फरमा हैं मेरे महबूब लीडर एक जरदारी सब पे बारी। उनकी अनबन है असल ताकतवरों से। तो अब होता क्या है, एक तो उसके बारे में मशहूर किया जाता है, आसफ जरदारी के बारे में जानबूझकर हमारे फरिश्ते मशहूर करते हैं कि वो पागल है। दूसरी कहानी उसके बारे ये मशहूर की जाती है कि वो अनकरीब पाकिस्तान से भागने वाला है, किसी भी वक्त वो जहाज में बैठ के यहाँ से भाग जाएगा। तीसरी, उसका क्रियाकर्म करने की लिए रास्ता हमवार किया जाता है और ये अवाम में परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, ये राय आमा तश्कील दी जाती है जानबूझ के कि जरदारी खुदकशी कर लेगा किसी भी वक्त। वो इस सतह का जहनी बीमार हो चुका है। एक हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ स्टेट हो, एक रियासत का सरबराह हो, और वो उसको इतना भी इलाज मैसर ना हो कि वो 4-5 साल के लिए स्टेबल रह सके, तो फिर मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। खैर, उसके अलावा जो मैंने इसका अनुमान रखा है कि सदर पाकिस्तान बंदूक पकड़ के रात भर ईवान सदर में जागता है, तो हामिद मीर के उस वक्त के आप प्रोग्राम निकाल के देख लें, उसके बकौल उसके ट्वीट देख लें कि आसफ अली जरदारी सारी रात बंदूक सरहाने रख के या हाथ में पकड़ के जाग के गुजारता है कि पता नहीं कब जोगरों वाले वीगो वाले शेर जवान आएंगे दीवारें फलांग कर और उससे गन पॉइंट पे नवाज शरीफ की तरह। बस ये बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उसके अलावा फिर ईवान सदर के सबसे बड़े मकीन जरदारी की बनती नहीं ताकतवरों से मुकम्मल अभी, तो फिर ये मशहूर किया जाता है कि वो अपने घोड़ों को इम्पोर्टेड सेब का मुरब्बा खिलाता है। तो जनाब उसके मुरब्बा खिलाने पे मुझे ना तब एतराज़ था ना अब है। अगर उसके पास वसाइल हैं तो वो अपने घोड़ों को इम्पोर्टेड मुरब्बा पाए या अपने कुत्तों को खिलाए, उसकी चीज़ है, हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि मैं जरदारी का आज मदा हो गया, नामुमकिन। वो चोर है, लटेरा है, अठाईगीर है, बदकमाश है, वो जालिम है, जाबर है। उसने रियासत पाकिस्तान को लहू लहान किया है और ख़ुसूसन सिंध को लूट लूट कर उसने लहू लहान किया है। तो मैं उसकी मदासराई नहीं कर सकता, लेकिन जितनी हक बात है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद एक जरदारी सब पे बारी जब ताकतवरों के काबू नहीं आया, तो फिर एक मेमो गेट मशहूर ज़माना, जी हाँ, मेमो गेट मंजर आम पे आता है और उसे सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ले जाया जाता है। ये जो 20 किलो सीढ़ी पाए खाता है, लाहौर का मुफक्किर आज़म, मेरा ग्रेट लीडर नवाज शरीफ, मियाँ शरीफ का बदखसल साहबजादा, ये भी काला कोट पहन के चला जाता है उसकी मीमो गेट के ख़िलाफ़। ये भी पिटीशन बन जाता है और ये भी कहता मैं इफेक्टिव हूँ। उसके अलावा हमारे ज़मीनी खुदा के खुफिया फरिश्ते वो भी पिटीशनर बन जाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। केस चलता है, पूरी दुनिया में एक शोरो गौगा उठता है कि पाकिस्तान का सदर गद्दार है, वो अमरीकी फ़ौजों को बुला रहा है अपनी हमायत के लिए। और हाँ, वो मेमो गेट का मुझे अंग्रेज़ी तो नहीं आती, मेरे सामने भी वर्क हो तो मैं आपको ना पढ़ के सुना सकता हूँ, ना उसका मुझे तर्जमा, तो बहुत दूर की बात है। मैं उसका अंग्रेज़ी मतन भी नहीं, टाइम देख लूँ, टाइम बहुत हो गया, इसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ।
तो उसका मतन ये था कि जरदारी साहिब हुसैन हक्कानी अमरीकी सफ़ीर के ज़रिए या अपने एलची ख़ास के ज़रिए अमेरिका को बुला रहा है अपनी मदद करने के लिए कि पाकिस्तानी फ़ौज उसके ख़िलाफ़ है, तो मेरी मदद के लिए आइए। उसके बाद ये यहीं रोकता हूँ, कुछ भी नहीं। फिर इनकी आपस में सुलह सफाई होगी, जो हिस्सा बखरे का काम था, हिस्सा बांटने का, वो तय हो गया। तो आसफ अली जरदारी साहब फिर नेक पाक हो गए। वो फिर कसरे सदारत में रहे, ना वो पागल होने के करीब पहुँचे, ना उनका भागने का इरादा था। मीमो गेट का भी कुछ नहीं पता वो कहाँ गया। उसके बाद ये लाहौरी दानश्वर वजारत वज़ीर हाउस में जाता है, वज़ीर आज़म हाउस में। ये वज़ीर आज़म मानता है मियां शरीफ का बड़ा बदखसलत साहबज़ादा नवाज शरीफ। तो इनकी फिर अनबन होती है। ये वैसे भी इसको शौक़ है बम को लात मारने का हमेशा। जो बुज़दिल होते हैं ना, वो छोटी छोटी ऐसी कार्रवाई करते रहते हैं दूसरों को ज़ेर करने की, नाकाम सी। तो इसकी भी नहीं बन रही थी, ये भी शरारतें वरारतें करता था। तो यकदम शोरो गौगा उठा डॉन लीग्स का, और तब ताकतवरों के तर्जमाने आला पाकिस्तान की 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग के माहर मेजर जनरल आसफ कपूर साहब ने एक ट्वीट किया, अपना बयान दिया। उसमें दुख्तरे नवाज शरीफ मरियम उज़्मा यानी मरियम सफदर भी शामिल है। उसमें भी बहुत शोर घोंघा उठा दुनिया में, पाकिस्तान में भी। उसका भी लबाब यह बता देता हूँ, उनके बकौल हज़रत शरीफ और उसकी दुख्तरे उज़्मा मरियम सफदर, मरियम उज़्मा के बकौल, मरियम उज़्मा उसे इसलिए कह रहा हूँ कि एक उसकी ग़ुलाम मरियम आलिया भी है ना, मरियम औरंगज़ेब, वो बंटों के डेले वाली। तो वो मरियम आलिया है, ये मरियम उज़्मा है, ताकि ये दोनों आपस में गड़मड़ ना हो जाएं, ग़ुलाम और आका। इसका लुब्बे-लबाब यह था कि हिंदुस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की प्रीमियम एजेंसी ISI होती है। तो फिर ये तो संगीन गद्दारी का मुकदमा है, इस पर भी सज़ाए मौत बनती थी। लेकिन फिर बाजवा साहब के हज़रत के मामला तय हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ के पास ज़रो जवाहरात मालो दौलत बहुत है। और जो अमरीकी सफ़ीर ने कहा था प्रेसलर तरमीम के दौरान कि पाकिस्तानी अपनी मफाद की खातर, दौलत की खातर, डॉलर की खातर अपनी माँ भी बेच देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि ग़ुलामों की यही अदा ख़ास होती है। और हम लोग यहाँ मगरबी पंजाब वाले 1000 साल से नहीं, कई सदियों से ग़ुलाम हैं। तुर्कों के, अफ़गानों के, वस्ती एशिया के लोगों के, ये मेरी नस्ल के भी यहाँ आए थे तो हम खुद ग़ुलाम हो गए। आर्यों के, ये बदुओं के, अरबी बदुओं के हम ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलाम की खसलत ये होती है कि वो अपने जायज़ नजायज़ मफाद के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देता है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये माल के ऊपर इनका झगड़ा होता है। जब वो मामला तय हो जाते हैं फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ पे को ये सज़ा याफ्ता मुजरम है, लेकिन एक बार फिर हज़रत बाजवा साहब ने यकीनन, मैं उसका चश्मदीद तो गवाह नहीं, यकीनन लेन देन का मामला तय हुआ। तो फिर हज़रत को जेल से बाइज़्ज़त तरीके से निकाला, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, स्पेशल जहाज़ में बैठ के लंदन रवाना कर दिया। और उसका भाई जो उसका ज़मानती था मुजरम के 1 माह तक ना आने के लिए, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो अब जनाब ये सनाउल्लाह, ये आले शरीफिया का ग़ुलाम, ये मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मैं से कोई इसकी इन हरकतों से, या जो ये जुल्म सितम करता रहा है, वो एक इधर इंस्पेक्टर होता था, इसके भी खसलतें शहबाज शरीफ की तरह मिलती जुलती हैं। ये जालिम लोग हैं, बुज़दिल जालिम लोग हैं। तो
ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब सदर आरिफ अलवी के कि वो साजिश कर रहा है। हालांकि उस बेचारे मरिंजा मरिंज ने क्या साजिश कर दी है, उसमें इतनी हिम्मत ताकत कहाँ से आ गई कि वो साजिश करे। वो तो अपना टेन्योर पूरा कर ले तो वही बड़ी बात है। तो अब अवाम पे नया जुल्म सितम ढाने के लिए, अवाम की तबाही बर्बादी फेरने के लिए, जो पहले भी इनको कोई नहीं रोक सकता ना रोक रहा है, आसमान डार की वो माँ हो ज़ईफ़ा, उसके घर को ताला लगा के उसे सड़क पे फेंक दिया, उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की गई। उसकी वीडियो मौजूद है, जो जो दिल चाहे देख ले। ये जड़ावाला में जो कुछ हुआ ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ताकतवर जब भी देखते हैं कि हमारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, लोग अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं, अपनी हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कुछ हो जाता है जो हमारी सोच फिक्र से बाहर होता है। तो ये गद्दारी है जड़ावाला की, और इस पे सजाए मौत होनी चाहिए। ये तौहीन हुई है कलामुल्लाह की। अल्लाह पाक का हुक्म है कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो मेरे तमाम अंबिया पे ईमान ना लाए, अंबिया पे आने वाली तमाम किताबों पे ईमान ना लाए। तो मेरे लिए तौरात, अंजील, अंजील मुक़द्दस या अहदनामा कदीम अतीक और कुरान पाक बराबर मुक़द्दस हैं। मेरे लिए बाबा गुरु नानक की ग्रंथ भी मुक़द्दस है, उनकी मजहबी किताब है सिखों की। मेरे अपने आबाई मजहब की किताबें महाभारत और बाकी तो हैं ही हैं। किसी भी मजहब का, वो इंसानी हो, वो अलहामी हो, उसका जो भी मजहबी लिटरेचर है वो मेरे लिए उतना ही मुक़द्दस है जितनी मेरी अपनी मजहबी किताबें हैं। उनको जलाया गया। अल्लाह पाक कहता है ये गिरजे नहीं हैं, ये वो यहूदियों की इबादत करना नहीं है सेनागाव, ये मेरे घर हैं, यहाँ लोग इबादत करते हैं। तो खुदा के घरों को जलाया गया, मुक़द्दस अंजील को, मुक़द्दस तौरात को जलाया गया। और मुझे वो सन 1947 के वाक़यात याद हैं, जैसे हम मेरे बुज़ुर्ग जाने बचाने के लिए भाग गए थे खेतों खिलानों में, वीरानों में, जिस तरह वो मेरे ईसाई बहन भाइयों ने रातें गुजारी। तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। ये गद्दारी भी है। ये दहशतगर्दी है कि वो दहशतगी की वजह से सारे क्रिश्चियन भाई मेरे बहनें बच्चियाँ छुप गए। तो यहाँ ना दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ है, ना गद्दारी का, ना बगावत का। ये रियासत से बगावत है कि रियासत के एक फरीक को दहशतगर्दी में मुब्तला किया गया, उसके घर जलाए गए, उसकी इबादत गाहें जलाएंगी, उसकी मुक़द्दस कुतुब जलाई गई। तो जो कुछ अब कसरे सिद्धार्थ में ईवान सदर में हो रहा है वो बहुत ही घिनौना खेल खेला जा रहा है, बहुत ही घिनौना खेल। और इसका जो अंजाम होगा वो कोई अच्छा नहीं निकलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि 76 साल तक, जी हाँ, 5 सदी तक हम गुलामों ने ही जुल्म, जबर, इस्तेसाल सहना है, और आइंदा भी हमारे आने वाली नस्लों ने सहना है। कभी मामला दरिया नील के किनारे पहुंचकर उल्ट भी हो जाता है। जब फ़िरौन सोच नहीं सकता एक लम्हा पहले बर्बाद होने से कि मेरे साथ ये अंजाम होगा, तो अब भी पाकिस्तान में भी वैसा अंजाम हो सकता है। पाकिस्तान पे जो काबज़ गासिब फ़िरौन है, वो एक शख्स का नाम नहीं मैं ले रहा, जो ये 5-10 हज़ार हैं, और इनका हेड या बाकी जो इनका अंजाम भी वैसा हो सकता है। इंशाअल्लाह हम नील किनारे पहुंच गए हैं, और ये सब इंशाअल्लाह दरियाए नील में गर्क होने जा रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इंशाअल्लाह सदर आरिफ अलवी सुरखरू होगा, उसके साथ हम सब गुलाम 80% सुरखरू होंगे। 20% जो हैं वो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, माएँ बहनें, बेटियां, बच्चे बच्चियां हैं, वो भी मुझे उतने ही अजीज़ हैं जितने 80%। लेकिन वो अपनी सोच फिक्र के साथ ये या उनके मफाद छोटे छोटे यजीदों के साथ, फ़िरौनों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए बाकी वो मुझसे ज़्यादा वो भी मुहिब्बे वतन हैं और अमन पसंद हैं। वीडियो होगी तवील,
इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, सदर आरिफ अलवी जिंदाबाद, तमाम माशी दहशतगर्द, तमाम साजिशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।